हेलो बच्चों, तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे जो हमने पार्ट 1 में किया था। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्लास 8 का, व्हेन, हाउ एंड, एक मिनट, क्या था चैप्टर के नाम आपका? इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, तो इसमें हमने हाफ किया था और अब आगे हम क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया था, विच डेट या डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। फिर मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी बताया था कि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये बने थे 1773 में। अब हमें पढ़ना है जो पार्ट 2 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू वी पीरियोडाइज, यानी हम पीरियोडाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India। यानी 1817 में जो जेम्स मिल थे वो क्या थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक मैसिव 3-वॉल्यूम वर्क, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी उनके ये वॉल्यूम का नाम है, ये याद रखना आप, अ हिस्ट्री ऑफ, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इन्होंने क्या किया था, लिखा था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। तो इसमें उन्होंने, यानी ये जो बुक है उनकी, या हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। यानी एक जो ग्रुप था वो हिंदू था, दूसरा ग्रुप मुस्लिम्स था और तीसरा ब्रिटिशर्स थे। दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? तो मतलब ये हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश को काफ़ी हद तक मतलब वाइडली एक्सेप्ट किया गया था इसको। ठीक है, वाई डू यू ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्यों हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियोडाइज, दैट इज demarcate the difference between periods, become important, they reflect our ideas and about the past। यानी जो पीरियड्स होते हैं, यानी जो डेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे मतलब एक आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, यानी पास्ट में क्या क्या आइडियाज़ थे। ठीक है, और अब मान लो कोई भी टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे पास्ट में क्या आइडिया होता था और अभी प्रेजेंट में कौन कौन सी आइडियाज़ हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। तो ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं सिग्निफिकेंस को, कि कैसे मतलब पहले कोई चीज़ थी, अब प्रेजेंट में क्या है। तो ये चेंजेस जो आते हैं, तो ये चेंजेस किस प्रकार के आए। ठीक है, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैट यूरोप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो मिल क्या सोचता था, मिल की ये सोचती कि जितने भी एशियन सोसाइटीज़ हैं, यानी एशिया के अंदर जितने भी सोसाइटीज़ हैं ना, वो सारे लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, यानी इनकी जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ज़्यादा लो है देन यूरोप, यानी यूरोप के कंपेयर में जो एशियन सोसाइटीज़ हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो हैं, मतलब इनका जो स्तर है वो बहुत नीचे है। अकॉर्डिंग टू दिस हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल द कंट्री, religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life। तो इसमें क्या बताया है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उससे पहले जो इंडिया था वो मुस्लिम और हिंदू में बटा हुआ था, और यही दोनों क्या करते थे, कभी हिंदू रूल कर रहा है तो कभी मुस्लिम्स रूल कर रहे हैं। रिलीजियस इनटॉलरेंस था, यानी धार्मिक असहनीयता था, और कास्ट टैबूज थे, बहुत सारी जाति व्यवस्थाएं थी, इसमें बटे थे लोग। ठीक है, एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस, यानी अंधविश्वास में काफ़ी बिलीव करते थे लोग। तो इन्होंने सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा क्या किया, डोमिनेट किया। ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। तो ब्रिटिश रूल में, यानी जब ब्रिटिशर्स आए, तो मिल क्या कहता है कि जब ब्रिटिशर्स आए तब इंडिया क्या हुआ, सिविलाइज्ड हुआ। सिविलाइज्ड का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब अच्छा रहन सहन, खान पान, पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें सिविलाइज्ड का मतलब होता है, यानी अच्छी सभ्यता है ना, अच्छा जीवन स्तर।
तो मिल क्या कहता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उसके बाद इंडिया क्या हुआ, सिविलाइज्ड हुआ। ठीक है, टू डू, ठीक है, टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। तो उन्होंने मतलब क्या कहा कि इंडिया को अगर सिविलाइज होना है तो वो क्या, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यूरोपियन मैनर्स को अपनाने पड़ेंगे, उनके आर्ट्स को अपनाना पड़ेगा, उनके इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया, यानी जो लॉज वो लोग मानते हैं उनको इंडिया में भी प्रिवेल किया जाएगा। मिल in fact suggests that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। तो ब्रिटिश जो मिल है वो क्या शो करता है कि ब्रिटिश शुड कन्क्योर, यानी ब्रिटिश को इंडिया के सारे टेरिटरीज में क्या करना चाहिए, कन्क्योर कर लेना चाहिए, यानी जीत लेना चाहिए, मतलब इंडिया, पूरे इंडिया को जीत लेना चाहिए। और फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और क्या कहता था कि जो इंडिया है वो बिना ब्रिटिश के हेल्प के कैपेबल नहीं है प्रोग्रेस करने के लिए। यानी वो कहता है कि जो इंडियंस है ना, इंडियंस वो विदाउट ब्रिटिशर्स के क्या है, इनकम्प्लीट है। यानी वो क्या कहता है कि ब्रिटिशर्स के बिना तो इनका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता, ये कहता था मिल। In this idea of history, British rule represented all forces of programs and civilization. The period before British rule was one of darkness। तो ये क्या कहता है कि जब ब्रिटिश रूल से पहले वाला जो पीरियड था, यानी ब्रिटिश रूल से पहले वाला जो टाइम था, वो मतलब इंडिया में एक डार्कनेस था, एक तरीके से मतलब अंधकार में था, यानी कोई भी लाइट नहीं थी। लाइट का मतलब क्या है कि यानी खुशी नहीं थी, अच्छा मतलब जो एक होता है ना मतलब रहन सहन खान पान, ये नहीं था। कैन सच अ कंसेप्शन भी एक्सेप्टेड टुडे। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इस कंसेप्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि भाई इंडिया जो है मतलब जब ब्रिटिशर्स ने आए थे तो मतलब पहले अंधकार में था, यानी डार्कनेस था। तो ऐसा तो देखो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे इंडिया को पता है ना, सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, यानी कुछ ना कुछ तो खासियत थी हमारे इंडिया में। और वो लोग आते थे, बाहर से अटैकर्स आते थे, लूट के लेके चले जाते थे अपने कंट्री में। जो पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे, ये सारे क्या लूटने के माध्यम से ही आए थे यहाँ पे इंडिया में। इन एनी केसेस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, डिड नॉट वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स, व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स of time? To do so is to suggest that the beliefs and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। तो इसमें यह बताया गया है कि मतलब एंशियंट टाइम में भी जो रूलर्स हुए ना, तो उन सब के फेथ एक जैसे नहीं थे, यानी सबका विश्वास एक जैसा नहीं था, सबके जो विचार थे वो एक जैसे नहीं थे, सबके डिफरेंट आइडियाज़ थे, डिफरेंट फेथ थे उनके। ठीक है, moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। तो देखो, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, यानी ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग जाएं अगर हम, तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, पहला है एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. Medieval was term used to describe a society where these features of modern society did not exist। ठीक है, तो देखो मतलब क्या बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियड है उसमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, यानी साइंस डेवलप हो चुका है, रीजन्स आ चुके हैं, डेमोक्रेसी आ चुकी है, लिबर्टी है, लोगों को इक्वालिटी है। और जो मिडिएबल पीरियड है उसमें मतलब ये जितने भी हम खासियत पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं आई थी। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैन वी uncritically accepted this characterization of the modern period to describe the period of our study? As we will see in this book, under British rule people did not have equality, freedom of liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial। तो बहुत से हिस्टोरियंस ऐसे हुए, उन्होंने इस पीरियड को क्या डिफाइन किया, कोलोनियल। कोलोनियल का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे पर अटैक करती है और उस पर अपना क्या करती है, कब्जा जमा लेती है, मतलब अटैक के थ्रू भी कब्जा जमाती है। और जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे तो ये इन्होंने अटैक तो नहीं किया था, लेकिन ये
मतलब चालाकी से भी लोग अटैक कर लेते थे, मतलब कब्जा कर लेते थे। जैसे ये ट्रेड करने के लिए आए थे इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया को ही कॉलोनाइज कर लिया। अब व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पता होना चाहिए, PYQ है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule। तो देखो इस बुक में आप रीड करोगे कि जो ब्रिटिश है वो इंडिया में आए थे किस लिए, कंट्री को कन्क्वेयर करने के लिए, यानी जीतने के लिए आए थे और अपना रूल स्टैब्लिश करने के लिए आए थे। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज, लोकल नवाब और राजाज थे उस टाइम। यू विल सी हाउ दे स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फिर आप देखोगे कि कैसे वे पूरे इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे कंट्रोल कर लेते हैं। कलेक्टर रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, और रिवेन्यू को क्या कर लेते हैं, मतलब जितना भी खर्चा है उनको कलेक्ट करते हैं। बॉट द गुड्स दे वांटेड टू लो प्राइसेस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट अ कंसिक्वेंसेज। यानी अब उनको जो रॉ मटेरियल्स थे वो क्या होता था, सस्ते दामों में मिल जाते थे। ठीक है, देखो है ना कि उन्हें, एक मिनट ये रहा, देखो प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत होती थी। लो प्राइसेस में, यानी कम प्राइस में उनको सामान की ज़रूरत पड़ती थी, वो लेते थे और उससे क्या करते थे, कोई भी सामान बनाते थे और उनको फिर इंडिया में ही महंगे दामों पर बेचते थे। ठीक है, यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टीज, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस when the subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process of colonization। ठीक है, यानी पॉलिटिकली मतलब कोई भी कंट्री जो है वो क्या करती है, मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, हर चीज़, मतलब हर तरीके से उस कंट्री पर हावी हो जाती है, यानी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वही उसी को हम, उसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, कोलोनाइजेशन। ठीक है, यू विल हाउ एवर फाइंड दैट ऑल क्लासेज एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस द चेंजेस इन द सेम वे, दैट इज द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन द प्लूरल। ठीक है, ये बस याद रखना। तो आया समझ, यानी पीरियोडाइज क्यों करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कैसे फ़ायदा उठाया, कैसे कोलोनाइज किया कंट्री को, है ना, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनाइज कैसे किया कंट्री को, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्या है टॉपिक, हाउ डू यू नो, यहाँ कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो। What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Administration produces records। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है। मतलब मान लो जैसे एक एरिया है, उस एरिया का जो भी जो रूल करेगा उसके पास क्या होते थे, सारे रिकॉर्ड्स होते थे। तो वो जो रिकॉर्ड होते हैं ना, वो पढ़ के हमें पता चलता है कि मतलब उस टाइम पर क्या क्या होता था, लोगों की स्थिति कैसी थी। ठीक, ये सब चीज़ें तो उनके रिकॉर्ड से पता चलता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, ब्रिटिश रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, तो ब्रिटिश ये मानते थे, बिलीव करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लान है, पॉलिसी है, पॉलिसी डिसीजंस हैं, एग्रीमेंट जो जो किए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन जो जो हुई हैं, है टू बी क्लियरली रिटन अप, यानी इन सारी चीज़ों को लिखा जाना चाहिए। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और एक बार जब ये सारी चीज़ें डन हो जाएंगी, यानी लिख लेंगे हम इसको अच्छे तरीके से, तो उनको प्रॉपरली क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, फिर उस पर हम डिबेट भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और दूसरा जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या फील करते थे कि भाई जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना या लेटर है, उनको बहुत केयरफुली प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, यानी रखने की ज़रूरत है। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए वो क्या करते थे, एक रिकॉर्ड रूम भी बनाते थे, यानी जितने भी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उनके
साथ ही एक रिकॉर्ड रूम सेटअप करते थे वो, ताकि वहाँ पे सारी रिकॉर्ड्स रखी जा सके। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, और जो गांव का तहसीलदार का ऑफिस होता था वो, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। यानी जितना भी नाम लिया मैंने, इन सब के क्या होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, रिकॉर्ड रूम्स होते थे जहाँ पे सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो स्टैब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। और देखो म्यूजियम भी बनाए जाते थे, मतलब ब्रिटिशर्स ने इस पर कितना काम किया कि भाई किसी भी रिकॉर्ड को रखा जाए। ठीक है, उसके बाद लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर। तो आप क्या कर सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने जो जो नोट्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर किया था, आप उसको स्टडी कर सकते हो। और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव दैट दे वर सेंट बाय ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे, डायरेक्टिव्स देते थे, और जो भी ऑफिशियल्स मतलब टॉप से बॉटम में जो भी मतलब जैसे ऑर्डर नहीं दिया जाता कि आपको ये काम करना है, तो जो भी रूल पास होता था, जो भी बातें होती थी, मतलब उन सबको रिकॉर्ड किया जाता था। और उसको आप स्टडी कर सकते हो इन रिकॉर्ड के थ्रू। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. तो 19th century में देखो क्या हुआ, बहुत जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनको बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया। कैलीग्राफिस्ट जो थे उन्होंने कैलीग्राफ किया, दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। और जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी उनसे लिखवाया जाता था। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, और जब मिडिल ऑफ द 19th century आया तो क्या हुआ, प्रिंटिंग मतलब फैला, स्प्रेड हुआ। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड। फिर एक बार अब लिख दिया और उसको प्रिंट करके अब बहुत सारा छाप सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फिर मतलब एक बार लिख दिया, फिर उसको प्रिंट करने के बाद अलग अलग जहाँ पर भी ज़रूरत है उनको सेंड कर दिया जाता था। अब देखो ये द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। 1920 में द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया आया था। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट, द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चीव वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वाइसरेगल पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये 1920 में ये बनाया गया था, जब न्यू दिल्ली बन रही थी जब। ठीक है, ये म्यूजियम बनाया गया था। अब देखो रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। इन 1946 द colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports the home department got from the different dockyards. यानी जो होम डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट जो डॉकयार्ड्स होते थे उनसे ये रिपोर्ट्स लेती थी। बॉम्बे जो है वो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द लेबर। तो ये आप पढ़ लेना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा बता रखा है, ऐसे ही बस एक बार रीड कर लेना आप लोग। बॉम्बे के बारे में, कराची के बारे में, विशाखापत्तनम के बारे में। ठीक है, बस यही। तो अभी अब हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद अब जो बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको इस चैप्टर को। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और अच्छे से देखना, जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो।